राधे राधे फ्रेंड्स, अभी हम क्लास शुरू कर रहे हैं। पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों के कुल संख्या के 15% यानी 15% से अधिक नहीं होगी। 91वां यानी कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी है। अनुच्छेद 75(4) के अनुसार मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय पर संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों को निःशुल्क आवास, स्थान और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यदि लोकसभा एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्याग देना होता है। भारत के प्रधानमंत्री, हम सारे भारत के प्रधानमंत्री इस वीडियो में पढ़ेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11/1/1966 तक और 11 जनवरी 1966 तक, इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक और मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक, चौधरी चरण सिंह 28/7/1979 से 14 जनवरी 1980। इंदिरा गांधी दोबारा से प्रधानमंत्री बनी थी 14 जनवरी 1980 को और 31 अक्टूबर 1984 तक। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। चंद्रशेखर 11 नवंबर 1990 से और 21 जून 1991 तक। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक और अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 1 जून 1996 से 21/4/1997 तक। IK गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19/3/1998। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999। अटल बिहारी वाजपेयी 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2024 तक। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से आज तक प्रधानमंत्री हैं। सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 माह 12 दिन जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल प्रधानमंत्री पद पर था। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री व पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ही। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय
किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का अटल बिहारी वाजपेयी जी का था और पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य और 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान ही हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। मोहन राजी देसाई सबसे अधिक उम्र व राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 ईस्वी 9 जून 1964 ईस्वी तक 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है और प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर्राज्यीय विकास परिषद व राज्य संसाधन व राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों के चुनाव, आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति के संबंधी परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तब उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रधानमंत्री JL नेहरू का रहा। वे कुल 16 वर्ष 9 माह और 12 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वो ऐसी पहली महिला रही जो अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्य की सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए। मात्र 13 दिन। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा जो लगभग 32 वर्ष केवल मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है। वो मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है और मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन और मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। संघीय संसद भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 79 के अनुसार राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। राज्य की संरचना अनुच्छेद 80 में से है। संघीय संसद हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक पढ़ेंगे। संघीय संसद भारत की संसद राष्ट्रपति लोकसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 79 में संघीय संसद है। राज्यसभा हम उच्च सदन सबसे पहले पढ़ेंगे। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इनमें सदस्य संख्या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव
है। शेष 233 संघ सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1) में कहा गया है राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 89 भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी भी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में राज्यसभा सदस्यों की संख्या, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप दोबारा से सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16 है, पश्चिम बंगाल में 16 है, कर्नाटका में 12 है, आंध्र प्रदेश में 11 है, मध्य प्रदेश में 11 है, गुजरात में 11 है, ओडिशा में 10 है, राजस्थान में 10 है, केरल में 9 है, पंजाब में 7 है, असम में 7 है, तेलंगाना में 7 है, झारखंड में 7 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, हरियाणा में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, उत्तराखंड में 3 है, नागालैंड में 1 है, मिजोरम में 1 है, मेघालय में 1 है, मणिपुर में 1 है, त्रिपुरा में 1 है, सिक्किम में 1 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, गोवा में 1 है। और संघीय क्षेत्र में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जम्मू कश्मीर में 4 है, पुदुचेरी में 1 है और दिल्ली में 3 है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री एस.वी. कृष्णामूर्ति राव। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 90 उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। सभापति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकेगा। राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 92 में मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपसभापति राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर विषय अस्थायी कानून पर निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। केवल राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अधिकार अनुच्छेद 312 है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 109(1) में धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता है तो पारित समझा जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को ना स्वीकार कर सकती है और ना ही उसमें संशोधन कर सकती है, ना ही अस्वीकार कर सकती है और ना ही उसमें संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति प्रति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा की एकमात्र अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा की पहली बैठक का गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया तथा इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप। लोकसभा हम पढ़ेंगे। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 है, 81 है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81। लोकसभा संसद का प्रथम व निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अनुच्छेद 93 में कहा गया है
मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र में व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। इन सदस्यों में 524 सदस्य 28 राज्य से और 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। 104 अमेरिका राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले, डी आइजनहॉवर 1959, जिमी कार्टर 1978, बिल क्लिंटन 2000, बराक ओबामा 2010 अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे, रिचर्ड निक्सन 1969, जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006। 104वां संविधान अधिनियम 2020 लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करता है। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित है। 47 स्थान आरक्षित है किए गए हैं। अनुच्छेद 330 में बताया गया है। 2001 में संसद में पारित 84वां संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा व विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। 61वां संविधान संशोधन 1889 के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली मतदाता है 33,68,399। लक्षद्वीप मतदाता यहाँ पर सबसे अधिक मतदाता दिल्ली में है जैसे बाहरी दिल्ली 33,68,399। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप मतदाता क्षेत्र है 39,033 हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख 1,73,266.37 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली 10.59 किलोमीटर। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 332 या प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया है, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लोकसभा में सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं होती हैं। वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। लोकसभा के सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, भारत सरकार व किसी राज्य के अंतर्गत कोई भी लाभ पद पर नहीं हो, वह पागल व दिवालिया ना हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष के लिए अधिक नहीं होगी। आपातकाल की घोषणा समाप्त होने जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल दो बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थापित किए गए हैं। लोकसभा में 2 बैठकों के लिए 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगा। अनुच्छेद 100 के भाग 3 में यदि सदन में अधिवेशन के किसी समय गणपूर्ति नहीं होती है, तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन के स्थगित करे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं होती है। अनुच्छेद 100 के 4 भाग में बताया गया है। लोकसभा व गणपूर्ति में कोरम के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग है, 55 सदस्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 104 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन में पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में आ जाए, तब यदि
तब यदि दूसरे सदन में विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो, विधेयक पारित किए गए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त करने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हों। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में 80 है, उत्तर प्रदेश में 80 है, उत्तर प्रदेश में 80 है। महाराष्ट्र में 48 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 है और महाराष्ट्र में 48 है। पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25, ओडिशा 21, केरल 20, तेलंगाना 17, झारखंड 14, तेलंगाना 17, झारखंड 14, असम 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, हिमाचल प्रदेश 5, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय 2, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 2, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2, सिक्किम 1, नागालैंड 1, मिजोरम 1। संघीय क्षेत्र में दिल्ली में 7 हैं, जम्मू कश्मीर में 5 है, लद्दाख में 1 है, पुदुचेरी में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, दादरा एवं नगर हवेली में 2 है, अंडमान एवं निकोबार में 1 है और लक्षद्वीप में भी 1 है। सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के लिए अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना। सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर अनुच्छेद 108(5) के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी, उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368(2) द्वारा शासित होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से परामर्श संबंधी उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 118(3) में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 118(4) में संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदस्य का उपाध्यक्ष, यदि वह भी अनुपस्थित के दौरान सदन का अध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि वह अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किए जाएं। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाएगा तो इस विधेयक को दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। अनुच्छेद 108(4) में संयुक्त बैठक की समस्त कार्यकारी लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है। संसद में लंबित विधेयक सदनों में सत्रावसान के कारण व्यापगत यानी समाप्त लेपस नहीं होता है। अनुच्छेद 107(3) में कहा गया है, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा में विघटन का व्यापगत नहीं होता। अनुच्छेद 107(4) में कहा गया है, कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, राज्यसभा में लंबित है। अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन को व्यापगत हो जाएगा। अनुच्छेद 107 लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का कोई भी उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का कोई भी उल्लेख नहीं है। लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा
के पदाधिकारी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के पदाधिकारी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाएगा तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचन सदस्यों की शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 14 दिन से पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों में बहुमत पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा पहली बैठक होने के रिक्त नहीं करता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना और नियम के विरुद्ध घोषित करना। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन अध्यक्ष का अनुमति से पेश किया जा सकता है। वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना, विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाना, परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति को निर्णायक मत देने का अधिकार, संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक को प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन के राष्ट्रपति द्वारा विचार किया जा सकता है। यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट को प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए प्रस्ताव की आवश्यकता रहती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राजकोष के वेतन प्राप्त होता है। वह कैबिनेट स्तर पर मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है। न्यूनतम सांसद वाला दल ही लोकसभा के विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 ईस्वी तक रही और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर और उपाध्यक्ष अनंत सैनम है। संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें। सभापति और अध्यक्ष उस समय रूप में कार्य करने सभापति या अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने का वाला व्यक्ति प्रथम मत नहीं देगा, किंतु वह मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और उसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 101 में बताया गया है। नया संसद भवन 10 दिसंबर 2020 ईस्वी को नया संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई थी। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 ईस्वी को की गई। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। इस डिजाइन में विमल पटेल के द्वारा निर्माण टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 लाख रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया। नए संसद भवन की विशेषताएं, इसका आकार त्रिकोणीय है। नए संसद भवन की विशेषताएं, इसका आकार त्रिकोणीय है। नए संसद भवन में तीनों मुख्य द्वार थल, जल और नभ को समर्पित हैं, जिसे क्रमशः कर्म द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार नाम दिया गया है। इसके निर्माण में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, जिसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। यह कांस्य से बना है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 सभा कक्ष। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों को बैठने की व्यवस्था है। नए संसद भवन में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है। तमिल संस्कृति की शान
यह राजदंड 35 फीट लंबा और इसके शीर्ष पर नंदी बैल जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। वह राज्यसभा की आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। संसद किसी भी सदन का सदस्य में से कोई रिक्त होने पर उस सदन का कार्य करने की शक्ति होगी। संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी। यदि बाद में पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा या उसने मत दिया या अन्यथा भाग लिया तो भी संसद की कार्यवाही विधिमान्य होगी। अनुच्छेद 102 में कहा गया है, संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को शाम 4 बजे लाया जाता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन में अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है। अनुच्छेद 101(4) भाग 4 में कहा गया, संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व में 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामले अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 ईस्वी में लागू की गई है। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है तो मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिनिधि के हिसाब से उसे 500 रुपये दंड स्वरूप देने होंगे। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद के द्वारा पारित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधित्व को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। नोट में बोला गया है कि संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्य सभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी भी संसद का किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा में सदन में संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। अनुच्छेद 120(1) में कहा गया है। मैं इस नोट को दोबारा से पढ़ लेती हूँ। संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकेगा अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। अनुच्छेद 120 के पार्ट 1 में कहा गया है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री राम, जय माता दी।